ओके। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था कि एबीसी स्कूल हमने ले लिया और इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट का टेबल तो मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने बनाया था, तो उसको देख लेता हूँ मैं। और मैंने आपको बनाने के लिए दिया था एक एडमिशन का टेबल। तो ये स्टूडेंट का टेबल मेरे पास आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है इसके अंदर, फी इसके अंदर आ रही है हमारे पास, नाम आ रहा है। तो इसी को हम कंसीडर कर लेते हैं अपने पास, जो है एक और टेबल बना लेते हैं। हम टेबल बना लेते हैं क्योंकि जो है ना, हमें प्राइमरी की और फॉरेन की लगाना है, तो हम एडमिशन का टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल एडमिशन के नाम से। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ये भी समझिए कि आप किसी को जब सोल्यूशन बना के दे रहे होते हैं, डेटाबेस बना के दे रहे होते हैं, तो किस तरीके से काम करते हैं। तो अब अगर हम स्कूल के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनको एडमिशन्स होंगे, तो वो एक एडमिशन के टेबल में आपके पास जाएंगे। और उसको हम इस तरह से AD_ID के नाम से एक आईडी ले लेते हैं, जिसमें बच्चों की एडमिशन आईडी आएगी। उसको आप रोल नंबर के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हैं। और जो है वो आइडेंटिटी होगी हमारे पास। और इसी तरीके से हमारे पास आगे चलते हैं, हमारे पास बच्चे का नाम आ गया, ठीक है जी, जो कि वर्ष 4 होगा 100। और इसी तरीके से AD_, हमारे पास जो है क्लास आ गई बच्चे की, उसको भी वर्ष 4 रख लेते हैं। और इसके अंदर 10 भी काफ़ी हैं करेक्टर्स, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास AD_, फी रख लेते हैं, ठीक। तो ये मैं जो है फील्ड्स ज़्यादा नहीं दे रहा, तो इसमें असल मकसद प्राइमरी की फॉरेन की समझाना है आपको। टेबल में फील्ड्स, एक एडमिशन के टेबल में 12-15 नॉर्मली फील्ड्स हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है ना। तो वो आई मैं मीन अभी एक टेबल में कितनी मैक्स फील्ड होनी फील्ड चाहिए जैसे? फील्ड देखें, फील्ड्स तो जो है ना 10-12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा फील्ड्स नहीं होनी चाहिए, बहुत हो गई 15 फील्ड्स हो गई, इससे ज़्यादा फील्ड्स नहीं एक टेबल के अंदर होनी चाहिए। बाज़ सूरतों में ज़रूरत पड़ जाती है तो आप ले सकते हैं ज़्यादा, लेकिन मैक्स इतनी फील्ड्स रखनी चाहिए। और फिर फील्ड्स आपके पास ज़्यादा हो रही हैं तो फिर आपको टेबल को डिवाइड कर देना चाहिए, तो वो बेटर रहता है। जैसे अब आप देखें कि अगर आपको जो मैंने ज्वाइंट्स वाला काम करवाया था, उसमें डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट का हेड का नाम मैं एम्प्लॉय के टेबल में भी दे सकता था, लेकिन मैंने उसको अलग से बनाया, तो उस वो काम करने में भी आसानी रहती है और उसके अंदर काम आपका जो है ना मैस नहीं होता। तो इस तरह से टेबल्स को हमें डिवाइड करना पड़ता है, ताकि डेटा आपका जो है ना रिपीट ना हो। अब जैसे अगर उस मिसाल में आप देखिए, अगर एम्प्लॉय के टेबल के अंदर ही डिपार्टमेंट नेम और जो है हेड नेम आ रहा होता, तो एक हेड के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते, तो उस हेड का नाम वहाँ पे रिपीट हो रहा होता, उस डिपार्टमेंट का नाम वहाँ पे रिपीट हो रहा होता। तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंट अलग बना लिया, डिपार्टमेंट का टेबल अलग बना लिया, और उसके अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं और उनके हेड हैं वो दे दी। तो इस तरह से करके ना हमने अलग करना पड़ता है। अब जैसे ये एडमिशन का टेबल है, तो इसमें 12-15 फील्ड्स हो सकती हैं कि रिलीजन क्या है, क्लास कौन सी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, लैंग्वेजेस कौन सी है, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर 1, कॉन्टैक्ट नंबर 2, और लैंडलाइन, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो बहरहाल फ़िलहाल मैंने इसमें कम रखी हैं फील्ड्स। और एक चीज़ जिसकी वजह से ये काम काम हमने शुरू किया, तो उसमें मैं यहाँ पे जाके इसको कर देता हूँ प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब ये कि मैंने इसको एक की दे दी है प्राइमरी। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि मैं इसको किसी दूसरे टेबल की किसी फील्ड के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। प्राइमरी की में याद रखें आपके, प्राइमरी की जो होती है, ये काम को करते हुए ना ये कमेंट्स भी इस तरह से काइंडली लिख लिया करें ताकि आपको याद रहे। ये उसी तरह से जैसे हम कॉपी पे नोट्स लिखते हैं, तो इसको हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं। तो प्राइमरी की जो है नॉट नल भी होती है, यानी इसमें ये आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते इसको। और ये यूनिक भी होती है, यानी इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती। अब चूंकि हमने इसको आइडेंटिटी लगा दिया, तो आइडेंटिटी की वजह से ये ऑटोमेटिकली नॉट नल भी हो गई और यूनिक भी हो गई, क्योंकि आइडेंटिटी का आपको पता है कि वो ऑटोमेटिकली नंबर ऐड कर देता है, और फिर जैसे जैसे रिकॉर्ड आप ऐड करें तो वो आपके पास ऐड करता जाता है। तो एबीसी स्कूल के अंदर हम एक टेबल बनाने लगे, और ये टेबल हमारे पास बन गया एडमिशन का। और
इसमें हमने ये 4-5 फील्ड्स दे दी। अब इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लेते हैं। और आइडेंटिटी देने की ज़रूरत नहीं है हमें, स्टूडेंट का नाम हमें चाहिए, तो हमने नाम यहाँ पे दे दिया। उसकी क्लास हमें देनी है, तो क्लास हमने दे दी, और उसकी फ़ीस हमें देनी है, तो हमने यहाँ पे 10,000 फीस दे दी। फीस चूंकि इंटीजर है, इसको सिंगल कोड में देने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसको हम चलाते हैं अपने पास, तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ चल जाता है। और इसको अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट तारीख फ्रॉम एडमिशन करें, तो ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। तो अगेन हम इसको चैट जीपीटी से कुछ 10-15 रिकॉर्ड्स जो है ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हम टेबल भी दूसरा क्रिएट कर लेते हैं फीस का, ठीक है ना। अब फी के टेबल में क्या है कि फी से रिलेटेड रिकॉर्ड आएगा, तो क्रिएट टेबल फी, और यहाँ पे फी की आईडी आपको देनी पड़ेगी, तो फी अंडरस्कोर आईडी दे रहा हूँ मैं। और इंटीजर है ये आइडेंटिटी, और ये जो है मैं शुरू कर रहा हूँ 10011 से, और यहाँ पे इंक्रीमेंट 1 से होगा। तो इसको इसलिए करा है ताकि ये एडमिशन से थोड़ा डिफरेंट हो जाए, आईडी ये शुरू ही आगे से हो रही हो। और फिर मुझे फ़ी का अमाउंट देना है, यानी कि फ़ी कितनी आई, तो वो इंटीजर में रखना पड़ेगा। अब ये इंटीजर में क्यों रखना पड़ेगा फ़ी को, तो फ़ी का अमाउंट इंटीजर में इसलिए आपको रखना पड़ेगा ताकि अगर आप उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करें तो वो एग्जीक्यूट हों। अगर आप उसको वर्ड 4 में रखेंगे तो फ़ी तो सेव हो जाएगी, आप सिंगल कोड में देके वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, सम नहीं निकाल सकते, माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इस वजह से डेटा टाइप आपके पास इंपॉर्टेंट होती है। डेटा जो आप सेव कर रहे हैं, तो डेटा किस फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, उसकी टाइप क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको सोच के समझ के करनी पड़ती है। इसी तरह से डेट सेव कर रहे हैं, तो डेट आपको डेट के फॉर्मेट में सेव करनी पड़ेगी, उसकी डेटा टाइप डेट देनी पड़ेगी, ताकि फिर डेट से रिलेटेड कोई फंक्शन आप अप्लाई करें तो वो फंक्शन उसके ऊपर लग जाए। अगर डेट डेट की फॉर्म में नहीं होगा तो फिर फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो ये इस वजह से हमें डेटा टाइप का ख्याल रखना पड़ता है। तो इंटीजर में हमें एक नंबर नहीं बताना पड़ता जैसे वर्ड 4 में बनाना पड़ता, उसका एक फिक्स आपके पास स्पेस होता है, वो उतना स्पेस लेता है। वर्ड 4 में चूंकि करेक्टर्स होते हैं, इसलिए आपको नंबर ऑफ करेक्टर्स बताने पड़ते हैं। अच्छा, तो फी अमाउंट आ गया हमारे पास। इसी तरीके से फी की टाइप आ गई आपके पास, तो फी अंडरस्कोर टाइप। टाइप में क्या आएगा, टाइप के अंदर ये आएगा आपके पास कि फीस आपके पास एडमिशन है कि मद में आई है, मंथली है, ईयरली चार्जेस हैं, तो ये आपके पास फीस की टाइप है। 50-40 करेक्टर्स, 30 करेक्टर्स भी इसमें काफ़ी हैं, क्योंकि एडमिशन, मंथली, ईयरली, मिसकेलिनियस चार्जेस, लैब चार्जेस, यही तमाम चीज़ें आ सकती हैं। तो फीस की किस मद में फ़ीस आई है वो भी आपने बता दिया। फीस किस डेट को आई है, तो फी अंडरस्कोर डेट भी आपने बता दिया। अच्छा, अब देखिए फी के टेबल में जो मैं कॉलम्स दे रहा हूँ ना, वो तकरीबन वही सारे कॉलम्स है जो अगर आप एडमिशन का किसी के लिए काम करें तो वहाँ पे जो फ़ी के टेबल के अंदर फील्ड्स होंगी, तो वो कमोबेश इतनी ही होंगी। तो फ़ी की डेट आ गई हमारे पास। और इसी तरीके से देखें, अब पता कैसे चलेगा कि किस बच्चे की फ़ीस है ये, तो उसके लिए आपको सिमिलर फील्ड एक देनी पड़ेगी, एंड दैट इज, मैं नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूँ, फी अंडरस्कोर सॉरी AD_ID, वो आपको सेम देनी पड़ेगी जो आपने एडमिशन में दी थी। और यहाँ पे आप देंगे फॉरेन की, और आगे आप लिखेंगे रेफरेंसेस ऑन, या रेफरेंसेस के साथ उस टेबल का नाम देंगे। तो ये हमारे पास हो गया इस तरह से, रेफरेंसेस एडमिशन
और यहाँ पे उस फील्ड का नाम दे देंगे AD_ID, ठीक है ना। तो ये हम चला के चेक करते हैं अपने पास। तो इस तरह से क्या बन जाएगा कि एडमिशन आईडी जो आपने एडमिशन में दी थी वो आप फी के टेबल में भी दे रहे हैं, और वहां पे वो फॉरेन प्राइमरी की थी, यहाँ पे वो फॉरेन की है। तो इससे क्या होगा हमारे पास कि देखेंगे हमारे पास चल गया है। तो ये दोनों फील्ड आपस में कनेक्ट हो गई, एज अ प्राइमरी की एज एन फॉरेन की। और मैं यहाँ पे देखें जाके क्या लिख रहा हूँ, फॉरेन की नॉट नल होगी, यानी एम्प्टी तो इसको भी नहीं आप छोड़ सकते, लेकिन नॉट यूनिक, यानी कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं। और वो किस तरह आ सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे पॉसिबल है। तो हम करते हैं इंसर्ट इनटू एडमिशन में, हम यहाँ जाते हैं चैट जीपीटी को और बताते हैं कि भैया ये हमारे पास क्यूरी है, नीड सिमिलर 10 क्यूरीज with different records, fee between 10,000 to 14,000। इस तरह से मैंने करके दे दिया। स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है, लेकिन ये समझ जाएगा। इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने का फ़ायदा ही क्या, अगर ये ना समझे। तो ये हमने इस तरह से करके इसको डन रिकॉर्ड दे दिए, और इसने कुछ फ़ीस हमें यहाँ पे मुख्तलिफ फ़ीस हमें दे दी हैं। तो ये हम कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं अपने पास। और ये हमारे पास फीस कुछ लाख में चले गई मेरा ख्याल है। तो 10,000 रख लेते हैं हम अपने पास फीस को, और इसी तरीके से 12,000 रख लेते हैं फीस को, इसको भी 12,000 कर देते हैं, इसको 12,500 कर देते हैं, इसको भी 12,500 कर देते हैं, इसको 12 कर देते हैं, इसको 11,000 कर देते हैं, इसको भी 11,000 कर देते हैं, इसको 10,000 कर देते हैं। इस तरह से करके हमने कुछ कर दिया ये। और क्लास भी इसने कुछ हमें सही नहीं दी है। क्लास में ऐसे रखता हूँ 8 ठीक है, 5 ठीक है, 5 को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। एक क्लास में मल्टीपल लोग हो सकते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से करके ये हमने दे दिया। एडमिशन आईडी ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, और इसको हम इस तरह से करते हैं तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इस डायरेक्ट फ्रॉम एडमिशन करके चेक करते हैं, ठीक है ना। तो एडमिशन आईडी देखें 1 हमारे पास है, अली अहमद, उसकी क्लास 5 है, फीस उसकी 10,000 है। इसी तरीके से हमारे पास ये 10 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, 11 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं मुख्तलिफ क्लासेस में, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ फीसेस के साथ, ठीक है ना। अब इसी तरह हमें फ़ी के अंदर भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो देखें लॉजिकल बात है कि बच्चा जब आपके पास आएगा पहली दफ़ा तो उसका एडमिशन होगा पहले, फिर उसकी जो है ना फ़ी सबमिट होगी। तो फ़ी सबमिट होगी एडमिशन के टाइम पे, और फिर मंथली भी फीस सबमिट होगी। तो ऑब्वियस सी बात है जब मंथली भी फीस सबमिट होगी तो एडमिशन उसका हुआ वाह होगा। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट, और एडमिशन के टाइम पे भी जो फीस सबमिट होगी उसमें भी जाहिर सी बात है एडमिशन प्रोसेस हुआ हुआ होगा, तभी फीस वो जमा करवाएगा। तो वैल्यूज़ के अंदर अब हमें किन किन फील्ड्स की ज़रूरत है, हमें फ़ी आईडी की ज़रूरत है जो कि ऑटोमेटिक है, हमें फ़ी अमाउंट की ज़रूरत है। तो फ़ी अमाउंट लेट से के 10,000 हमने दे दिया। और जो है हमें फ़ी टाइप की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे फ़ी अमाउंट कम देते हैं, मंथली देते हैं फ़िलहाल। और यहाँ पे हमने फ़ी टाइप में दे दिया मंथली, ठीक है जी।
और इसी तरीके से फी डेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे हम देने लगे हैं 2000, इस तरह से हम देखें, ठीक है ना। और हमारे पास क्या चीज़ है, और हमारे पास आईडी है। अब आईडी आपके पास जो वहाँ पर है वो 1 2 3 करके आईडी है, तो हम ID 1 दे देते हैं, यानी अली अहमद का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, उसकी मंथली फीस इंसर्ट कर रहे हैं हम, तो हमने वो आईडी भी दे दी। अब इसको हम जाते हैं और इस तरीके से चलाते हैं, तो देखिए 1 रो अफेक्टेड आ गई। और इसी को मैं अब क्या करता हूँ, अपने पास Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+V करता हूँ, इस तरह से करता हूँ। अब लेट से कि ये मंथ था 6 मंथ की भी 8 तारीख को अली की फीस आई है और उतनी आई है। इसी तरह ID 2 जो है उसकी फीस आई है और डेट डिफरेंट कर लेते हैं, इस डेट को आई है और 6500 आई है, ठीक है। और इसी तरह ID 2 की फिर 6500 आई है और मंथ चेंज कर लेते हैं और ये ID 2, ठीक है ना। तो ये इन दो बच्चों की फीस हमारे पास आई है। आई नोट नो कि पहला इसको चलाता हूँ मैं। तो इस तरह से ये मेरे पास हमने फीस कर दी। यहाँ पे अगर मैं जाके चेक कर लूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फी, तो देखें ये फ़ी हमारे पास आ गई, ठीक है ना। तो एडमिशन ID 1 की हमारे पास 3 फीसिस आ गई, वो एक 2 दफ़ा चल गई आई मेरे पास, और एडमिशन ID 2 की 2 फीसिस आई हुई हैं मेरे पास, ठीक है। और ये हैं कौन लोग, ऑब्वियस सी बात है कि आपको एडमिशन के टेबल से पता चलेगा इनका नाम और डिटेल्स वगैरह, और ज्वाइन आप लगा के चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें डिफरेंस क्या है, समझने की बात क्या है, बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करूँ और उसके अंदर फीस लेट से के 7000 कर देता हूँ मंथली फीस, और डेट को 2001 और बाकी वही रहने देता हूँ, और ID को चेंज करके कर देता हूँ 13, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पे ना मुझे एरर दे देगा, और ये एरर मुझे क्यों देगा, ये एरर इसलिए मुझे देगा कि देखिए ये आपको सारा कुछ बता रहा है, ये कह रहा है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपका फॉरेन की कॉन्स्टेंट के साथ, और ये सारी डिटेल आपको दे रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई आप ये जो ID इंसर्ट कर रहे हैं फी के टेबल में, ऐसा कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है आपके पास। जब ऐसा कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है तो उसकी फीस कहाँ से आ गई। तो वो ये कह रहा है कि भाई आप पहले इस ID का रिकॉर्ड इंसर्ट करें, किसमें, एडमिशन में। अब एडमिशन में आपके पास 11 तक के IDs हैं, 13 है ही नहीं। जब 13 है ही नहीं तो फिर वो कहाँ से आपके पास रिकॉर्ड देगा। आप इसको 12 भी देंगे तो ये नहीं सेलेक्ट, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, आप इसको ID को 11 कर दें अगर, तो वो चला देगा। अगर इसी को मैं 11 कर दूं तो वो चला देगा, यानी उसको एडमिशन में वो रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो ये हमारे पास प्राइमरी की और फॉरेन की का तरीक़ेकार होता है। आप देखें ये चला दिया इसने, और ये अब आपको एडमिशन के फी के अंदर मिल जाएगा रिकॉर्ड, 11 क्या, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीका है प्राइमरी की फॉरेन की बनाने का। और अब आप देखें कि देखें जिस तरह मैंने बताया था कि फॉरेन की नॉट नल तो होती है, यानी कि वो आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, लेकिन डुप्लीकेट अलाउ होता है। तो इसके अंदर देखें डुप्लीकेट आ रहा है, और उसकी लॉजिक क्या है, उसकी लॉजिक ये है कि एक बच्चा है वो पूरे साल फीस देगा तो 12 फीसिस आएंगी, 1 साल से ज़्यादा पढ़ेगा तो ID वही चल रही होगी उसकी, तो उसकी मल्टीपल फीसिस आ सकती हैं। तो हर दफ़ा जब उसकी फ़ीस आएगी तो वो ID से ही आएगी उसकी। तो इसी तरीके से आपने भी तजुर्बा किया होगा, जब पढ़ा होगा, तो वो ID अहम होती है कि वो ID के अगेंस्ट ही आपकी तमाम चीज़ें मेंटेन हो रही होती हैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और वो आपकी सिंगल ID के ऊपर मल्टीपल रिकॉर्ड्स बन रहे होते हैं। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझना होगा आपको। और अगर आप थोड़ा सा याद करें, तो जब हमने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट वाले टेबल बनाए थे तो उसमें कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी थे कि जो एम्प्लॉय में नहीं थे, डिपार्टमेंट में थे, और कुछ डिपार्टमेंट में नहीं थे और एम्प्लॉय में थे। और वहाँ पे वो इस वजह से किया था मैंने आपको ये समझाने के लिए। और वहाँ पे देखें पॉसिबल भी है, एक डिपार्टमेंट बन गया है, उस डिपार्टमेंट के अंदर कोई एम्प्लॉय मौजूद नहीं है,
उसका हेड ही मौजूद है सिर्फ। ऐसा होता है, आपको आइडिया होगा कि डिपार्टमेंट इस तरह का है कि लेट से कि एचआर है, अब एचआर के अंदर लोग नहीं है और डिपार्टमेंट है, एक एचआर के खातून है या आदमी जो भी है वही मैनेज कर रहा है सब कुछ। तो वहाँ पे हमें राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन हमने लगाया था, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट रिकॉर्ड्स मिल रहे थे। यहाँ पे इस तरह से नहीं है, यहाँ पे जो एडमिशन में जो फ़ी के अंदर मौजूद है वो एडमिशन में लाजमी मौजूद है। ऐसा तो हो सकता है कि कोई एडमिशन में मौजूद हो, फ़ी में ना हो, तो उसका एडमिशन प्रोसेस हुआ है, फ़ी में नहीं आया है। वो भी डिपेंड करता है कि आपने लॉजिक क्या लगाई हुई है, वरना होता ये है कि जैसे ही आप एडमिशन जनरेट करते हैं तो फ़ी में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड आ जाता है। तो वो जब हम ट्रिगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड किस तरीके से दूसरे टेबल के अंदर सेव हो जाता है, तो वो ट्रिगर में कवर हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल प्राइमरी की और फॉरेन की का काम आपने कर लेना है। एक चीज़ और मैं करवा देता हूँ यहाँ पे आपको, फिर जो है ना अगली क्लास के अंदर उसको हम कंटिन्यू करेंगे मजीद, और वो है ग्रुप बाय। और मैंने एडमिशन में इसी वजह से ना फ़ी रखी थी, वरना एडमिशन में फ़ी नहीं रखता मैं, क्योंकि हम फ़ी का टेबल अलग बना रहे थे और एडमिशन फ़ीस वगैरह भी वहाँ पर ही मैनेज होनी चाहिए। लेकिन मैंने फ़ी का टेब एडमिशन में इसलिए रख दिया था कि मैं आपको समझा सकूँ ग्रुप बाय का चक्कर क्या है। तो ग्रुप बाय में क्या होता है हमारे पास, कि लेट से कि ये एडमिशन फीस आ रही है और ये मुख्तलिफ आ रही है, क्लास 5 है हमारे पास। अब आप अगर यहाँ पे लिखते हैं कि सिलेक्ट सम, और ये पे एडी अंडरस्कोर फी फ्रॉम एडमिशन, ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, तमाम फीस को सम करके आपको दिखा देगा, यानी कि यूनिट 10, 100,000, 10,000, 1,23,000 रुपये टोटल फीस आपके पास अब तक आई। अब आप देखना चाह रहे हो कि क्लास 5 की कितनी फीस आई हुई है, या हर क्लास की अलग अलग किस तरह से कितनी कितनी फीस आई हुई है, ये आप देखना चाह रहे हो, तो फिर आप ग्रुप बाय यहाँ पे लगाते हो। तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ आप ग्रुप बाय जब लगाते हो तो आप इस तरह से करते हो। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कॉलम ले लेता हूँ एडी अंडरस्कोर क्लास। तो जिस कॉलम पे आपने ग्रुप बाय लगाना है वो कॉलम आप ले लें यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिख दें ग्रुप बाय एडी अंडरस्कोर क्लास, ठीक है ना। इसको हम चेक करते हैं अपने पास, तो देखें ये अब आपको क्या दिखा रहा है, कह रहा है क्लास 1 के अंदर टोटल फीस जो आपके पास आई हुई है, यानी ग्रुप कर दिया इसने क्लासेस को, तो वो 33,000 है, 31,000 है, 47,000 है, 12,000 है क्लास 8। तो आपको क्लास वाइज इसने ग्रुप करके फीस बता दी है। इसी तरह मैक्स का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो आपको हर क्लास में जो मैक्सिमम फीस है वो पता चल जाएगी, हर क्लास में जो मिनिमम फीस है वो पता चल जाएगी, हर क्लास में जो एवरेज फीस बच्चा दे रहा है वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो अब अगर हम यहाँ पे इसी को करते हैं और यहाँ पे AVG लगा देते हैं और इसको इस तरह से करते हैं, तो देखेंगे आपको एवरेज बता रहा है, यानी कि क्लास 1 में एवरेज एक बच्चा 11,000 फीस दे रहा है, क्लास 2 के अंदर 10,333। तो ये हमारे पास ग्रुप बाय है, इसके अंदर ग्रुप बाय के अंदर मजीद भी काम है, जो टेबल से भी डेटा उठा के हम ग्रुप बाय लगा सकते हैं, ग्रुप बाय के अंदर हम हैविंग भी लगा सकते हैं, तो कुछ चीज़ें इसमें और हैं, वो फिर आपको इंशाल्लाह मैं कल वाली क्लास में करवाऊंगा। काइंडली प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी भी, और जो पिछली क्लासेस की अगर नहीं की हुई किसी चीज़ की प्रैक्टिस तो वो भी आप कर लीजिए, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और कोई क्यूरी हो तो पूछ लें। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन था अबाउट पैरामीटर्स फॉर प्रोसीजर्स। उसमें वो जो एट द रेट है, इज इट लाइक अ सिंटैक्स है वो, या ये सेंटेक्स है, @ ओके। सेंटेक्स है, यानी कि @ सर्वर में आप यूँ समझ लें वेरिएबल देने का तरीकाकार है। वेरिएबल क्या चीज़ होती है, वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हैं टेम्परेरी तौर पे। तो आप स्टोर्ड प्रोसीजर बनाते हुए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे, और फिर उस वेरिएबल को आप वैल्यू पास करते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर, तो वो उसका सेंटेक्स है @ तो @ लगा के आप एक पैरामीटर देते हैं, एक वेरिएबल की तरह होता है पैरामीटर।
ठीक है जी। ठीक है जी। और एक एक्चुअली मुझे पूछना था कि ये बिग इंट व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल है। मैंने एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू एंटर फोन नंबर्स। बिग तो इंट, बिग इंट देखें बिग बिग इंट इस तरह से होता है कि अगर आपकी वैल्यू बड़ी है और वो इंटीजर के अंदर कंटेन नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, तो फिर आप बिग इंट ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं ना, यानी कि अगर आपको लगता है कि जो आपका डेटा इसके अंदर आना है उस वो इंटीजर के अंदर कंटेन नहीं हो सकेगा, तो फिर आप उसके लिए बिग इंट लगा लेते हैं। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि क्या काम आप कर रहे हैं। जैसे अगर अभी हमने यहाँ पर वर्चार्ड लिया था तो क्लास के लिए हमने 10-20 करेक्टर्स ले लिए थे, क्योंकि हमें पता है कि जो है क्लास के अंदर हमारे पास कम करेक्टर्स होंगे। तो इसी तरह इंटीजर तो डिफ़ॉल्ट है और इसी तरह बिग इंट भी डिफ़ॉल्ट है। तो अगर इंटीजर के अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रही है, वैल्यू बड़ी है, तो आप फिर बिग इंट ले सकते हैं। ठीक है ना। और तो मैं ये जो एक्चुअली मैंने जी। एक प्रोसीजर भी बनाया था, उसमें वो ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशंस लाइक इस तरह का। हम्म। तो वो वर्क नहीं हुआ था, तो मैंने जब उसको सर्च किया तो वो उसने उसने जैसे मुझे आंसर उसका ये मिला कि टेबल को ऐसे कॉल नहीं कर सकते इन अ प्रोसीजर। तो आई मीन इसकी फिर क्या है, जैसे क्लासिफिकेशन लिमिट्स, जैसे किस किस चीज़ का प्रोसीजर आप बना सकते हैं, कौन सी नहीं, टेबल को क्यों नहीं क्यूरीज। कॉल कर सकते? टेबल को तो कॉल कर सकते हैं प्रोसीजर के अंदर। आई डोंट, मैंने जैसे ये टेबल बनाया था, सॉरी प्रोसीजर बनाया था, और उसमें फिर मैंने ये सिलेक्ट फ्रॉम, फिर मैंने पैरामीटर पास किया था एज देखें अ वेरी टेबल देखें नेम। देखें, कोई भी चीज़ इस तरह की है ना, आप उसको जो है बगैर किसी उसके, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, स्क्रीन REC के नाम से आता है। तो आप उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें जो भी काम आप कर रहे हैं और उसमें एरर आ रहा है, और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप मुझे वीडियो भेज दें, ग्रुप पे भेज दें या अलग से भेज दें, तो कि ये सर ये प्रॉब्लम आ रही है और ये एरर आ रहा है, तो मैं वो देख के आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं या इसको किस तरह से कर लेना चाहिए। या स्क्रीनशॉट लेके भेज दें, मोबाइल से खींच के नहीं, स्क्रीनशॉट वैसे लेके प्रिंट स्क्रीन करके या वैसे स्क्रीनशॉट लेके आप भेज दें, ताकि वो प्रॉपर मुझे नज़र आए। और अगर वो स्क्रीनशॉट्स वाला मसला नहीं है तो फिर आप मुझे वीडियो बना के भेज दें, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो भी मसला है ना, ये आप मुझे भेज दीजिएगा आज या कल के अंदर, तो मैं इसको देख के बता दूंगा। कोई बड़ा इशू नहीं है, टेबल तो कॉल हो सकता है ना। देखिए हमने भी जो पहला स्टोर प्रोसीजर आपको करवाया था वो सिंपल वाला, उसके अंदर सिंपल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम XYZ जो भी टेबल था वो लिया था और स्टोर प्रोसीजर चल रहा था, तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। और अगर आप नहीं, वो लोग एक्चुअली मैंने जो टेबल है ना, वो एज अ पैरामीटर टेबल नेम जैसे यूज किया था कि आई विल गिव द नेम ऑफ द टेबल डिफरेंटली टू कॉल डिफरेंटली। तो वो उस पे वो कह रहा था कि इस तरह से नहीं, लेकिन आई विल सेंड यू, मैं कर हाँ, आप दूंगी मुझे अभी। भेज दीजिएगा, मैं देख जी लेता हूँ। ठीक है, सही ओके। है। आप टेबल क्रिएट करना चाह रही हैं स्टोर प्रोसीजर के अंदर? नो, ये ऑलरेडी टेबल वाज क्रिएटेड, टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था, तो तो आई नाम वाज लाइक नाम मैं चेंज करना चाह रही हैं उसका? नाम चेंज नहीं करना चाह रही थी मैं। जैसे ये जो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन क्यूरी है ना, ये मैंने प्रोसीजर में डाली थी। और अच्छा। जैसे एडमिशन्स जो है, जैसे जो एडमिशन इज अ नेम, तो उधर मैंने पैरामीटर डाल दिया था नहीं कि नहीं वो। वो नहीं 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 नहीं, वहाँ वहाँ तो पैरामीटर से मसला नहीं है। लोग चले आप मुझे भेजें, मैं फिर भी उसको देख लूंगा, कुछ उसकी रिसर्च भी कर लूंगा, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है। ठीक है जी, ओ, ठीक। ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को वीडियो भेज देता हूँ, इसको कर लीजिएगा और फिर हम इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे। तो चीज़ें थोड़ी सी देखें, ये वैसे तो आप लोग दोनों ही समझदार लग रहे हैं मुझे, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी आगे मज़ीद, तो प्रैक्टिस काइंडली कीजिएगा, वरना फिर आगे की चीज़ों के लिए ना हमें प्रॉब्लम होगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि देखें टैबलो और जो हमारे पास पावर BI ना, वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत आसान चीज़ें हैं। वो बेसिकली आपके पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है डेटा की, तो वो बहुत मज़े की चीज़ है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और वो उस सिर्फ उस टूल का इस्तेमाल करके लोग जो है ना बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। डेटा विजुअलाइजेशन की एक एक शीट बनाने के अच्छे पैसे मिलते हैं अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है और आप घर बैठ के अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन वो सारा का सारा डिपेंड करता है आपके डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग पे। तो डेटाबेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अगर, तो फिर वहाँ पे जाके जो है ना आपको प्रॉब्लम होगी। तो भले आप डेटाबेस पे काम ना करें, आपका एम हो ये कि आपने सिर्फ वो काम करना है टैबलो का और उसका, तो वो भी काम मिल जाता है, बहुत काम है उसका, बट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, यानी इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।
डेटा क्या है, डेटा टाइप्स क्या हैं, क्यूरीज किस तरह काम कर रही हैं, तो उसकी जितनी वो उसका वाहिद हल प्रैक्टिस है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।